हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्टिकल साइज एनालिसिस के बारे में। उसमें हमने क्या करा था? उसमें हमने पार्टिकल के साइज को एनालाइज करा था। और किस दो मेथड से करा था? हमारे पास दो मेथड होते थे पार्टिकल साइज एनालिसिस के। एक होता था हमारे पास एवरेज साइज एनालिसिस। इसको मैं लिख सकता हूँ एवरेज, ASA। ठीक है, एवरेज साइज एनालिसिस। और एक होता था हमारे पास मिक्स्ड साइज एनालिसिस। इसको मैं लिख सकता हूँ MSA, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। तो उसमें हम क्या करते थे? एवरेज साइज एनालिसिस को जब हमने देखा था तो उसमें हमारे चार मेथड्स हुआ करते थे। पहला मेथड क्या हुआ था करता था उसमें हमारा? अर्थमेटिक मीन डाया मेथड। अर्थमेटिक मीन डाया मेथड। फिर हमारा था दूसरा मेथड क्या था? रिकॉल करिए जल्दी जल्दी। उसमें हमारा था मास मीन डाया मेथड। ठीक है, मास मीन डाया मेथड। फिर हमारा था थर्ड वॉल्यूम मीन डाया मेथड। वॉल्यूम मीन डाया मेथड। उसके बाद हमारा क्या था? साउटर मीन डाया मेथड बोलते थे या हम, या बोल देते थे वॉल्यूम सरफेस मीन डाया मेथड। ठीक है, या बोलते थे साउटर मीन डाया मेथड, या बोलते थे वॉल्यूम सरफेस मीन डाया मेथड। ठीक है, ये हमारे चार मेथड होते थे। और हमने क्या करा था? एक मिक्स्ड साइज एनालिसिस करा था। उसमें हमने स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकाला था। क्या निकाला था हमने? स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकाला था पार्टिकल का। तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था, 6/पाई इंटू रो PI। ठीक है, ये और समेशन ऑफ XI/DPI, कुछ इस तरीके से ही आया था शायद, है ना? तो ये था पिछले लेक्चर की बातें। और कुछ हमने न्यूमेरिकल देखा था एक, जिसमें हमने साइज एनालिसिस करी थी। अब उसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा साइज रिडक्शन। ठीक है, ये तो कल की बातें थी। और आज का टॉपिक है हमारा साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन का पर्पस क्या है? हम साइज को रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें हो गई कि साइज़ को भाई रिड्यूस क्यों करते हैं, ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए। अगर साइज़ हमारा छोटा हो जाएगा तो छोटे कंटेनर में ज़्यादा हमारा मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, और अगर साइज़ बड़ा होगा तो उसको हैंडल करने में भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम साइज़ रिडक्शन का यूज़ करते हैं, ताकि उसकी जो हैंडलिंग हो जाए, दैट कैन बी बेटर। ठीक है, उसी उसके लिए हम साइज़ रिडक्शन करते हैं। पहला तो हमारी चीज़ ये हो गई। उसके बाद अगर हम उसको, कई जगह ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि डिज़ायर्ड शेप या साइज़ में चाहिए होती है इंडस्ट्रीज़ में, तो उनके लिए उनके लिए हम साइज़ रिडक्शन हमारा मेन बन जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। और एक हमारा ये है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है? देखो, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमने पहले भी निकाला था। उसमें क्या करा था? स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता क्या है? अगर हम एरिया को डिवाइड कर दें मास से, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया को डिवाइड कर दें हम मास से, तो ये हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया बन जाएगा। तो टू इंक्रीज इन स्पेसिफिक सरफेस एरिया, अब इनसे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखो, एरिया इंक्रीज होने से फ़र्क क्या पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले ये देखो, मेरे पास कोई क्यूब है। मेरे पास सपोज कोई क्यूब है। ठीक है, मैंने कोई क्यूब लिया। ये, ठीक है, और इसको मैंने क्या करा? अभी इस समय इसके ऊपर एक्टिव साइट्स कितनी है? ठीक है, एक्टिव साइट्स कितनी होंगी? ये 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 ये
ये कितनी साइड हो गई, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। ठीक है, 8 साइड्स हो गई, एक्टिव साइड्स जो हैं, एक्टिव साइड्स। अब मैंने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया। इसको मैंने क्या करा, इसको कर दिया मैंने ब्रेक, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, अब क्या होगा, और इसको मैंने यहाँ से भी ब्रेक कर दिया, तब क्या होगा। देखो जो एक्टिव साइट्स होंगी वो बढ़ जाएंगी। जब एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा या एक्टिव साइट्स बढ़ेंगी, उस समय क्या होगा, तो हमारा साइज़ रिड्यूस हो रहा है ना। जैसे जैसे साइज़ रिड्यूस हो रहा है वैसे वैसे हमारी जो एक्टिव साइट्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। और ये हम पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि अगर एक्टिव साइट्स ज़्यादा होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा हमारा ज़्यादा होता है अगर एक्टिव साइट्स ज़्यादा होंगी। और बहुत सारी क्वांटिटीज़ में हमने पढ़ा भी है, जैसे कि हमने हीट ट्रांसफ़र पढ़ा था, मास ट्रांसफ़र पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि बहुत सारी जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र है, वो ज़्यादातर एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। जैसे कि हम देख लें कुछ एग्जांपल्स, हम देख लें कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि सबसे पहले हमने हीट ट्रांसफ़र में कौन सा लॉ पढ़ा था, हीट ट्रांसफ़र में हमने पढ़ा था फोरियर्स लॉ। फोरियर्स लॉ क्या बताता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, एरिया के, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए हम एरिया की बात कर रहे हैं कि साइज़ रिडक्शन होगा तो एरिया बढ़ेगा, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करते हैं हम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमने क्या पढ़ा था, Q इज़ इक्वल टू एच इंटू ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये बात करी थी हमने, Q इज़ इक्वल टू एच इंटू ए इंटू डेल्टा टी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी, ठीक है। तो इससे हमें ये निकल के आया, इससे हमें ये निकल के आया कि जो हमारा जितने भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं ये एरिया पे डिपेंड करते हैं, और अगर एरिया बढ़ेगा तो हमारा जो है साइज रिडक्शन होके जब एरिया बढ़ेगा हमारा तो मोर स्पेस मिलेगी पार्टिकल्स को, और हमारी एक्टिव साइट्स बढ़ेंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा क्या होगा, फास्ट। रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र भी बढ़ेगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी बढ़ेगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो यही चीज़ है। अब क्या है, रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया इज दी मास फ्लक्स। मास फ्लक्स, मास फ्लक्स क्या होता है हमारा, जे ए होता था, ठीक है, जे ए होता था। अब और ये हमारा फ्लक्स क्या होता था इसमें, एन ए, ठीक है। अगर हम इससे एरिया से डिवाइड कर दें तो यही चीज़ हमारी ये बन जाएगी जे ए। और ये हमने देखा था किसमें, मास ट्रांसफ़र में देखा था, डिफ्यूज़न में, ठीक है। मास ट्रांसफ़र में देखा था, डिफ्यूज़न में। तो इधर भी हमारा एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ आ रहा है, देखो। तो इसलिए हमारा एरिया एक मेन पर वो पैरामीटर बन जाता है स्टडी करने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि देखो साइज रिडक्शन हो रहा है टू प्रमोट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, टू प्रमोट रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र, टू प्रमोट रेट ऑफ रिएक्शन, वही बातें हैं। अब साइज रिडक्शन के लिए, साइज रिडक्शन के लिए कुछ फोर्सेस हमारी चाहिए होती है, कुछ फोर्सेस चाहिए होती हैं। क्रशिंग फोर्स हो गई, ठीक है। तो क्रशिंग के लिए हमारी कौन सी फोर्स हो गई, उस तरीके की कुछ फोर्स होती हैं जो साइज रिडक्शन में, ग्राइंडिंग फोर्स, क्रशिंग फोर्स, तो उन वो सारी फोर्सेस होती हैं। अब वो कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, सबसे पहले हमारी होती है इसमें इम्पैक्ट फोर्स, जो कि हमारी साइज रिडक्शन में बड़ी हेल्पफुल होती है। इम्पैक्ट फोर्स क्या होती है, मतलब बेसिकली इंस्टेंटेनियस फोर्स होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लगती है। इंस्टेंटेनियस फोर्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो सॉलिड होना चाहिए और हार्ड सॉलिड मटेरियल होना चाहिए, हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड मटेरियल, ठीक है, हार्ड सॉलिड, तभी हमारा इम्पैक्ट फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब इम्पैक्ट भी हमारी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के। अब अपनी डे टू डे लाइफ से अगर एग्जाम्पल लें तो इम्पैक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा ग्रेविटी इम्पैक्ट होता है, एक होता है हमारा डायनेमिक इम्पैक्ट। अब ग्रेविटी इम्पैक्ट से आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटी इम्पैक्ट क्या होता है। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि हम गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ खेलते हुए आपने देखा होगा तो उसमें जो होती है